नमो अर्हन्ताणम्। नमो अर्हन्ताणम्। वैर का अनुबंध अध्याय 7, 8 और 9। 7वें मानव भव में राजा गुणसेन के जीव ने श्रीशेन के रूप में और महातपस्वी अग्निशर्मा के जीव ने श्रीशेन के चचेरे भाई विशेन के रूप में चंपा नगरी में जन्म लिया। और हर बार की तरह विशेन ने इस भव में भी मुनि श्रीशेन की ध्यानावस्था में हत्या करने का प्रयत्न किया, किंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। पिछले भव की तरह इस भव में भी देव शक्ति के कारण ऐसा नहीं हो सका और भीलों की एक टोली द्वारा विशेन कैद कर लिया गया और अनेक कष्ट उन भीलों द्वारा उसे दिए गए। कष्टों को सहते सहते वह मर गया और छठे नरक में उत्पन्न हुआ। मुनि श्रीशेन भी अरहत धर्म में लीन रहकर अनशन पूर्वक आयुष्य पूरा कर 9वें ग्रैवेयक कल्प में देव रूप में उत्पन्न हुए। 8वें भव में गुणसेन राजा गुणचंद्र के रूप में उत्पन्न हुए और अग्निशर्मा एक व्यंतर देव के रूप में उत्पन्न हुए। राजा गुणसेन एक उदार व लोकप्रिय राजा थे। उनका जीवन हर तरह से सुखी था। अंत समय में वे राजपाट से निवृत्त होकर मुनि जीवन जीते हैं। एक बार व्यंतर देव भ्रमण करते हुए उद्यान में ध्यानस्थ मुनि गुणचंद्र को देखते हैं और उनका वैर भाव जागता है। वहाँ कई प्राणघातक कष्ट वो मुनि गुणचंद्र को देते हैं, किंतु अब पिछले 2 भवों की तरह गुणसेन की समता अग्निशर्मा के वैर पर भारी पड़ने लगी थी। उनके तप के प्रभाव से दैवीय शक्तियाँ उनके सुरक्षा कवच का कार्य करने लगी, जिससे वे सर्वथा अनजान थे। यहाँ यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि गुणचंद्र का जीव इन चीज़ों से, देवीय शक्तियों की सुरक्षा कवच से सर्वथा अनजान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या, अपनी समता का इस उद्देश्य से वर्ण नहीं किया था। अग्निशर्मा के वैर भाव की ज्वाला की तीव्रता अब गुणसेन के जीव को जलाने में अक्षम हो रही थी। 8 भवों से चले आ रहे इस वैर पर अब 9वें मानव जन्म में शुभ बीज का प्रत्यारोपण होगा। गुणसेन की समता की अमृत वर्षा के आगे ऐसा तो देर सबेर होना ही था, किंतु मुझे यह जिज्ञासा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई या ऐसा क्या हुआ कि अग्निशर्मा के जीव में वैर की धधकती अग्नि शांत हुई, उसके मानस में पश्चाताप के शुभ बीज का वपन हुआ और जो उपसर्ग उसने आज तक गुणसेन के जीव को दिए हैं, उन कर्मों का विपाक या फल कैसा होगा। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए जयश्री के साथ वैर के अनुबंध के आखिरी पड़ाव में। शुरू साथ में किया, पूरा सफ़र साथ में तय किया, तो अंत भी साथ में ही देखेंगे। चलिए चलते हैं 9वें भव की तरफ। मालव देश का राजा पुरुष सिंह अत्यंत पराक्रमी और प्रजा का पुत्र की भांति लालन पालन करने वाला दयालु राजा था। उसकी राजधानी उज्जैनी थी। उसकी पटरानी थी गुणसुंदरी, जो धर्मप्रिय और पतिव्रता थी। प्रौढ़ वय में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुणसेन का जीव देवलोक का आयुष्य पूरा कर वहां उत्पन्न हुआ। छठे दिन राज ज्योतिषी ने राजकुमार की जन्म कुंडली बनाई और महाराज को निवेदन किया कि राजकुमार के ग्रह नक्षत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। इन ग्रहों के फल का वर्णन करना मेरी शक्ति से परे की बात है। यह राजाओं का राजा होगा, महान चक्रवर्ती के पद से भी ऊंचा पद प्राप्त करेगा। पुत्र के नामकरण का उत्सव मनाया गया। अनेक लोगों के समक्ष पुत्र का नाम सम्रादित्य रखा गया। बाल कलोल के अभाव में सूना पड़ा हुआ राजभवन मुखरित हो उठा। प्रौढ़ावस्था में प्राप्त होने वाला पुत्र माता पिता को देवी संपत्ति की भांति लगता है, और जब हृदय में अपार हर्ष हो, सब सुख हो, तब समय कैसे बीत जाता है किसी को कल्पना तक नहीं होती।
माता पिता के प्रेममय उत्संग में पोषित होता हुआ सम्रादित्य 5 वर्ष का हो गया। महाराजा ने कुमार को शिक्षा अभ्यास के लिए उज्जैनी से मात्र 10 कोस की दूरी पर एक वन में स्थित श्रेष्ठ गुरुकुल में भेजने का निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा रानी सम्रादित्य को लेकर आश्रम में पहुंचे। आश्रम के आचार्य ने दोनों का स्वागत किया। युवराज के अंग लक्षणों को देखकर आचार्य ने उसी दिन से शिक्षा प्रारंभ कर दी। राजा रानी रात भर आश्रम में रहे। दूसरे दिन सम्रादित्य को छाती से लगा आशीर्वाद दे दोनों राजधानी में आ गए। 5 वर्ष बीत गए। युवराज सम्रादित्य 10 वर्ष का हो गया था। उसकी धारणा शक्ति को देख आचार्य आश्चर्य करने लगे। उसे विशेष विद्या अभ्यास कराने लगे। 10 वर्ष बीत गए। युवराज ने व्यावहारिक ज्ञान, कला विज्ञान आदि अनेक विषय ग्रहण कर लिए। स्वभाव से वह धैर्यवान, बाहुबलयुक्त, गंभीर और विनयशील था। उसका शरीर सुंदर, स्वस्थ और शक्तिशाली था। अब आश्रम जीवन के 2 वर्ष शेष थे। इससे पूर्व युवराज ने वह सब कुछ सीख लिया था जो राज्य संचालन तथा सुखी जीवन के लिए उपयोगी थे। उन्होंने सभी गुणों को आत्मसात कर लिया था। अवशिष्ट 2 वर्षों में युवराज सम्रादित्य की इच्छा के अनुसार आचार्य ने उसे जैन दर्शन का पूरा अभ्यास कराया और वह इस दर्शन में पारंगत हो गया। अभ्यास संपन्न हो जाने पर आचार्य ने महाराजा को संदेश भेजा। संदेश प्राप्त होने पर महारानी, महामंत्री तथा अन्य सदस्यों के साथ महाराजा आश्रम में आए। आचार्य ने सभी का स्वागत किया। महाराजा पुरुष सिंह ने आचार्य के प्रति आभार व्यक्त किया और युवराज की उचित शिक्षा व्यवस्था पर हर्ष अभिव्यक्त किया। दूसरे ही दिन गुरु का चरण स्पर्श कर सम्रादित्य माता पिता के साथ उज्जैनी आ गया। 15 दिन बीत गए। राजा ने देखा कि सम्रादित्य अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन में रस ले रहा है। उसका भोजन सादा है, सात्विक है। वह न मूल्यवान आभूषण धारण करता है और न मूल्यवान वस्त्र पहनता है। पिता ने उसे समझाया और अपने पद के अनुरूप वस्त्राभरण धारण करने के लिए कहा। सम्रादित्य बोला, पिताजी, सादगीमय जीवन जीना और सत्य, अहिंसा, धर्म, श्रद्धा, विनय तथा कारुण्य का पालन करना यही जीवन का धन है, अलंकार है। राजा अपने पुत्र का निर्विकारी स्वभाव देखकर चिंता में पड़ गए। उसने बहुत चिंतन मनन के पश्चात यह निश्चय किया कि राजकुमार को सांसारिक जीवन में रस उत्पन्न हो, इसलिए उसने 4 युवकों को युवराज के मित्र के रूप में समायोजित किया। चारों के नाम थे प्रद्युम्न, अशोक, ललितांग और कामांकुर। महाराजा ने चारों से कहा, युवराज लोक मार्ग से सर्वथा अनभिज्ञ है। उसका मन वैराग्य रस से ओतप्रोत है। तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना है कि युवराज लोक मार्ग का अनुभवी बन सके और सांसारिक कार्यों में रस ले सके। चारों ने सबसे पहले युवराज का विश्वास संपादित किया, फिर धीरे धीरे अपना कार्यजाल फैलाने लगे। अशोक बहुत सुंदर गाता था। वह विरहिणी नारी की व्यथा के गीत गाने लगा। अन्य मित्र वीणा वादन कर गीत में मादकता भरने लगे। यह देखकर सम्रादित्य बोला, मित्रों, यह क्या लगा रखा है? तुम सब ज्ञान विज्ञान की चर्चा करो तो कितना लाभ हो सकता है। चारों मित्र नीति, धर्म और कर्तव्य की चर्चा करते करते श्रृंगार रस की चर्चा करने लग जाते। कोई सरस नाटक की बात करता तो कोई रूपवती नारी का वर्णन करने लग जाता। कोई सारस की प्रेमासक्ति की बात करता तो कोई स्त्री विलास की रस भरी बातें करता। परंतु सम्रादित्य को इनमें रस नहीं आता। मित्रों ने युवराज को अश्व क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, उपवन क्रीड़ा आदि में आनंद उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ। एक दिन कामांकुर नामक मित्र ने युवराज को काम शास्त्र के विषय में समझाते हुए बहुत समय तक उसकी विस्तार से चर्चा की। उसने नाना प्रकार से यह समझाने का प्रयत्न किया कि संसार का सारभूत रत्न है स्त्री और वही आनंदानुभूति का स्रोत है।
युवराज ने सुना। अंत में युवराज ने युक्ति युक्त वचनों से उसके पक्ष का खंडन कर यह कहा कि सारभूत पदार्थ है आत्म साक्षात्कार और उसके एकमात्र साधन है ज्ञान, विवेक, संयम आदि। इस प्रकार की चर्चा अनेक दिनों तक चलती रही, किंतु युवराज का मन अपने पथ से विचलित नहीं हुआ। युवराज की तर्क संगत बातें सुन सुनकर चारों मित्रों को अपने ज्ञान विज्ञान की व्यर्थता का बोध हुआ और वे सभी युवराज के मार्ग का अनुमोदन करने लगे। अब महाराजा पुरुष सिंह अत्यंत उदास थे। उन्होंने सुना कि युवराज को लोक दृष्टि से तैयार करने के लिए समायोजित चारों मित्र युवराज के साथ ओतप्रोत हो गए हैं और वे भी धर्मकरणी और तत्वज्ञान की बातें करने लगे हैं। महाराजा का मन अत्यंत उद्वेलित था। वे इसका समाधान ढूंढना चाहते थे। आज के लिए इतना ही। आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जिनेंद्र। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.